गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम अपना नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम क्या करें, टारगेट हाई को सॉल्व करें। टारगेट हाई को हम सॉल्व करें। और टारगेट हाई का कौन सा एडिशन? सिक्स्थ एडिशन टारगेट हाई का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं पूरी टारगेट हाई आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि पूरी टारगेट हाई में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। क्योंकि किसी ने अगर नॉर्थ सेट फर्स्ट रैंक भी कोई लेके आया है, वो भी पूरी टारगेट हाई आपके सामने ऐसा नहीं हो सकता कि सॉल्व कर ले। वो भी सिर्फ 50% क्वेश्चन सही कर पाएगा या 60 to 70% सही कर पाएगा, लेकिन बाकी के क्वेश्चन उसके भी गलत होंगे। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किन क्वेश्चन को हमको पढ़ना चाहिए और किन को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं टारगेट हाई सिक्स्थ एडिशन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। और फंडामेंटल में मैंने आपको ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ा दी है, इसीलिए पढ़ाई है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स भी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे होते जाएंगे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल सिक्स्थ एडिशन टारगेट हाई की। तो बच्चे ये जो सिक्स्थ एडिशन है इसमें फंडामेंटल जो स्टार्ट होता है वो होता है पेज नंबर, मैं देख लूँ, पेज नंबर 476 476 टू पेज नंबर 476 से लेके 518 तक इसकी दी हुई है थ्योरी। उसके बाद स्टार्ट है क्वेश्चन। तो फंडामेंटल के पेज नंबर 476 से 518 पेज तक थ्योरी है और उसके बाद स्टार्ट है क्वेश्चन। तो पहले हम थ्योरी में से क्या क्या निकालना है हमको वो निकाल लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे और तब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए पेज नंबर 476 को सबसे पहले टैकल करते हैं कि पेज नंबर 476 में ऐसी कौन सी चीजें जो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज से जो हमारी सीरीज स्टार्ट है उसका पेज नंबर, सबसे पहला पेज जो हम टारगेट हाई का सॉल्व कर रहे हैं वो है पेज नंबर 476। पेज नंबर 476, पेज नंबर 476 में पहला क्वेश्चन जो बनता है बच्चे, वहां पर लिखा हुआ है, आप क्लियरली देखेंगे वहां पर एक लाइन लिखी होगी। अगर इमेज में ऐड कर पाऊँ तो इमेज में ऐड करने की कोशिश करूंगा बच्चों। वहां पर एक लाइन लिखी होगी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग टॉपिक के अंदर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बच्चे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है और यही आपके नोट्स में होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा गया था? लेडी विद लैम्प। पहला पॉइंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प कहा गया है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखो बच्चे, उनका जन्म कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई। ठीक है, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनता है इस पेज से, पेज नंबर 476 से। पहला क्वेश्चन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दूसरा बॉर्न, उनका जो जन्म था वो 12 मई 1980, 12 मई 1980 को हुआ था। और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 13 अगस्त 1910। तो बच्चे ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए। चलिए इसी पेज से चौथे नंबर का क्या क्वेश्चन बनता है। मैं सारी फालतू की लाइंस हटा रहा हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपके पास सिक्स्थ एडिशन है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप अपनी एक नोटबुक कॉपी बना लीजिए और उसमें ये सारे पॉइंट लिखते रहिए। बच्चे जिस दिन मैं फंडामेंटल खत्म कर दूंगा उस दिन आपके पास पूरी एक मोटी नोटबुक होगी जिसे आप बार बार याद करके ये सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट जो उसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। बच्चे नीचे उसमें लाइन लिखी हुई है इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 12 मई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बच्चे इस पेज से क्या बनता है, नीचे लिखा हुआ है TNAI, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी? तो बच्चे अगला है 1908। बच्चे याद रखिएगा 1908। ठीक है, इसी पेज में ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी? 1908। बच्चे सिक्स्थ क्वेश्चन इसी पेज से 476 का पहला पन्ना पढ़ रहे हैं, अभी पीछे वाले में नहीं गए, पहले वाले में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो लिखो, वहां पर लिखा हुआ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो बच्चे आपको यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1947 टारगेट हाई के पहले पेज पे ही हम, और इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बच्चे वो पूछेगा टारगेट हाई में कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुई थी। ठीक है बच्चे, सातवां पॉइंट, ये 6 पॉइंट लिखने के बाद सातवां पॉइंट में आपको ऊपर वो करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये 6 पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद 7th नंबर का पॉइंट देखिए बच्चों, 7th नंबर का पॉइंट देखिए। 7th नंबर में लिखा हुआ है बच्चे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक थ्योरी दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बोला था बच्चे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था कि इन्वायरमेंट इज द फोकस ऑफ नर्सिंग केयर। इन्वायरमेंट बच्चे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जब भी आपको नाम याद आए एग्जाम में, आपके मन में एक बात आनी चाहिए, इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा था नर्सिंग केयर का जो फोकस है वो क्या है? एनवायरमेंट। ठीक है,
तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन, अगर आप ध्यान से पढ़ पाए तो द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ पेशेंट असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। एनवायरमेंट इज द फोकस ऑफ नर्सिंग केयर। एनवायरमेंट इज द फोकस, ये फोकस था, एनवायरमेंट द फोकस इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर, उन्होंने कहा कि नर्सिंग केयर पेशेंट का एनवायरमेंट उसकी रिकवरी में हेल्प करता है, पेशेंट का एनवायरमेंट उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। तो बच्चे याद रखना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी जो उनकी थ्योरी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूरा फोकस किस पे था, एनवायरमेंट में था। आगे जाके टारगेट हाई में क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थ्योरी थी उसमें पूरा फोकस पेशेंट का रिकवरी का किसे कहा गया है, एनवायरमेंट को कहा गया है। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, वहां पर से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है और ये बनता भी है। चलिए बच्चे, पेज नंबर 476 के पीछे वाले हिस्से पे चले जाइए, पेज नंबर 476 के पीछे वाले हिस्से पे चले जाइए। इन 7 पॉइंट के अलावा उस पेज में और भी पढ़ना लायक कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 476 के पीछे चले जाइए। पेज नंबर 476 के जब आप पीछे जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है बच्चे एथिक्स, वहां पर एक टर्म है एथिक्स। बच्चे इन एथिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन एथिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप अभी कहीं पर भी हो, आप बीएससी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एमएससी नर्सिंग भी कर रहे हो, एथिक्स से क्वेश्चन जरूर आता है बच्चे। नर्सेस की जो एथिक्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ, ये आपको पता होगा स्टैंडर्ड ऑफ सही है या गलत है, ठीक है, राइट और रॉन्ग, इसमें आप देख लीजिएगा स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग बच्चे, ये होता है एथिक्स। एथिक्स में बच्चे पहला याद रखिए, इसमें लिखा हुआ है पहला है वो है ऑटोनमी। वो पूछेगा कि एक पेशेंट है जिसको आप मेडिकेशन देने गए हो, आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने गए हो, पेशेंट ने मना कर दिया, उसका ये कौन सा राइट है, ऑटोनमी, ठीक है। एथिक्स ऑटोनमी यानी अगर पेशेंट मना करता है, अगर आप किसी पेशेंट का राइट है कि वो किसी भी ट्रीटमेंट को क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है बच्चे, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट, आप क्या बोलोगे इसके आगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट, वो खुद डिटरमाइन करेगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज को रिफ्यूज कर सकता है पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को, ऑटोनमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी पेशेंट खुद डिसाइड करेगा, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट उसे मिलनी है, उसे लेनी है या नहीं लेनी है, दैट इज ऑटोनमी बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बच्चे इस पेज से क्वेश्चन बनता है, वहां पर लिखा हुआ है बेनिफिशियंस। बच्चे बेनिफिशियंस क्या होता है, कुछ ऐसा करना जो पेशेंट के लिए क्या हो, बेनिफिट हो, नॉर्मल सी बात है बच्चे। डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट, डूइंग गुड फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए ऐसा करना जो कि पेशेंट के लिए क्या हो, बेनिफिट हो, बेनिफिशियंस। तीसरा बच्चे, उसमें आप तीसरा अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है नॉन मैलिफियंस। नॉन मैलिफिशियंस मतलब होता है बच्चे डू नॉट हार्म, पेशेंट को हार्म नहीं करना है बच्चे, ठीक है। एथिक्स, ऐसे एक्टिविटीज या फिर ऐसी नर्सिंग केयर करनी है हमें जिससे पेशेंट को क्या हो, बेनिफिट हो, ऐसी नहीं करनी है जिनसे पेशेंट को हार्म हो। तो डू नॉट हार्म द पेशेंट, ठीक है, डूइंग गुड फॉर द पेशेंट, पेशेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पेशेंट इज ऑटोनमी, वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अगला है जस्टिस बच्चे, जस्टिस चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे शाहरुख खान ऐड हो जाए, चाहे शाहरुख खान हमारे हॉस्पिटल में क्या हो जाए, एडमिट हो जाए, या अपने साथ रहने वाला पड़ोस का रामू, दोनों को बच्चे हम सेम क्या देंगे, केयर देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ केयर दोनों के लिए सेम होगी। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो उसको हम अच्छी केयर दे रहे हैं, कोई सामने का मजदूर आ रहा है तो उसको हम केयर अच्छी नहीं दे रहे। तो बच्चे जस्टिस क्या है, ट्रीटिंग इक्वली, ट्रीटिंग इक्वली। बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको अभी हल्के लग रहे होंगे, आगे जाके ये टारगेट हाई में पूछेंगे और ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्जाम में, वन लाइनर्स में, ठीक है बच्चे। विरासिटी, विरासिटी बच्चे, विरासिटी से याद रखना, विरासत में आदमी हमेशा क्या बोलता है, अपनी सच्चाई बोलता है कि वो किसको प्यार करता था, उसी के नाम वो विरासत लिख जाता है अपनी। इसलिए बच्चे विरासिटी मतलब होता है टेलिंग ट्रूथ, टेलिंग ट्रूथ। अगर कोई किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसके पास सिर्फ 4 महीने है जीने के लिए, तो क्या आप उसको सच्चाई बताओगे या नहीं बताओगे, तो बच्चे उस पेशेंट को सच्चाई बताई जाती है, कभी भी झूठ नहीं बोला जाता है, उस एथिक्स को बोलता है विरासिटी, टेलिंग ट्रूथ, हमेशा सच बोल रहा है, ठीक है। अगला है सिक्स्थ है फिडेलिटी, फिडेलिटी बच्चे पूछा जाता है, फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब फ्रेंड, एफ से, विरासिटी मतलब विरासत में, फिडेलिटी से आप क्या समझेंगे, फ्रेंड, और फ्रेंड क्या रखते हैं आपके, फ्रेंड, और फ्रेंड क्या रखते हैं आपके, प्रोमिसेस। सो फेथफुल रहना, पेशेंट के लिए फेथफुल रहना, ठीक है, और प्रोमिसेस, फेथफुल रहना आप कह सकते हैं टू प्रोमिसेस, जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है उनको, पेशेंट के उस विश्वास को नहीं तोड़ना है, ठीक है। फेथफुल रहना पेशेंट के लिए, जो भी आपने पेशेंट से प्रॉमिस किए, तो फिडेलिटी, फेथफुल टू प्रोमिसेस, विरासिटी, ट्रूथ बोलना, ठीक है। अगला है बच्चे अकाउंटेबिलिटी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ इन 6 के अलावा यहाँ पर से क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ बस याद रखना, विरासत फ्रेंड से याद रख सकते हैं, अगर आपको वहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चे एग्जाम में पूछेगा, विरासिटी मतलब फेथफुल रहना,
इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बेनिफिशियंस का मतलब पता चल जाएगा नॉन। अभी आपको पूछे अगर, वो यहाँ पर लिख दे अकाउंटेबिलिटी। बच्चे अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी बच्चे अकाउंटेबिलिटी होती है आंसरेबल टू ओन एक्शन। आंसरेबल 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 टू ओन एक्शन, खुद के एक्शन के लिए आप जिम्मेदार हो। अगर आपने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और पेशेंट को उससे हिमोलिटिक रिएक्शन हो गया है, कुछ रिएक्शन पेशेंट को हो गया है, तो बच्चे उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आपकी होगी। अगर आपने पेशेंट को कोई आईएम इंजेक्शन दिया, उससे पेशेंट को कोई रिएक्शन हो गया है, तो उसकी जवाबदेही, उसका जवाब कौन देगा? बच्चे आप दोगे, क्योंकि वो एक्शन किसका था? आपका था। अगर आप किसी के लिए अकाउंटेबल हो तो आप जवाबदेही हो अपने एक्शन के लिए। उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका जो भी रीजन है, जो आंसरेबल होगा वो कौन होंगे? आप होंगे। तो आंसरेबल टू ओन एक्शन, ठीक है, ये होता है अकाउंटेबिलिटी। और बच्चे दूसरा शब्द है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, जवाबदेही और जिम्मेदारी बच्चे, ठीक है, दोनों में फर्क है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी आपने एक्शन किया है, जो भी आपने नर्सिंग केयर करी है, उससे अगर जवाब मांगा जाएगा, ठीक है, तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि वो आपका पेशेंट है, ठीक है। आपने उसको इंजेक्शन इंजेक्ट किया, उसकी वजह से कोई भी रिएक्शन होती है, जवाब कौन देगा? आप दोगे, कि इसलिए हुआ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे, उस पेशेंट की जिम्मेदारी किस पे? आप पे, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी एसोसिएटेड विद फिनोमेना और ड्यूटीज ऑफ पर्टिकुलर रोल, ठीक है। स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी मतलब स्पेसिफिक किसी पेशेंट की जवाबदेही अगर आपकी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बच्चे स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी। तो बच्चे एथिक्स से इतने पॉइंट याद रखिएगा। ऑटोनॉमी यानी पेशेंट सेल्फ डिसाइड करेगा। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, पेशेंट को आप इंजेक्शन देने जा रहे हो, उसने मना कर दिया, कौन सा प्रिंसिपल है? ऑटोनॉमी। बेनिफिशियंस, कुछ भी ऐसा करना जैसे कि बेड सोर केयर करना, कुछ भी ऐसा करना जिससे पेशेंट का फायदा हो रहा है, बेनिफिशियंस। नॉन मालिफिशियंस, ऐसी केयर जिससे पेशेंट का नुकसान, डू नॉट हार्म द पेशेंट, कभी भी पेशेंट को हार्म नहीं करेंगे, नॉन मालिफिशियंस। जस्टिस, चाहे कोई भी कास्ट हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर कोई भी जाति का हो, हमें पेशेंट को कभी भी उसका रिलीजन बैकग्राउंड या कास्ट बैकग्राउंड नहीं देखना है, ट्रीट करना है इक्वली। वेरासिटी, बच्चे हमेशा सच बोलना है, चाहे किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ हो, चाहे किसी का भी कुछ भी हो गया हो, किसी अभी अनमैरिड लड़की है, उसका यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बच्चे आपको हर बार क्या करना है? सच बोलना है। किसी यंग लड़की को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बच्चे आपको बताना है, ठीक है। वेरासिटी, फिडेलिटी यानी जो भी प्रोमिसेस, फेथफुल रहना है, जो भी पेशेंट ने अपनी बातें आपके पास बताई है उनको क्या बच्चे रखना है? फेथफुल रहना है पेशेंट के लिए, ठीक है। अगला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी आप एक्शन, जो भी आप नर्सिंग केयर पेशेंट को दे रहे हो बच्चे, उसका जवाबदेही कौन रहेगा? आप रहोगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे, पेशेंट की जिम्मेदारी किस पे रहेगी? आप रहेगी। तो एथिक्स से ये क्वेश्चन बनते हैं पेज नंबर 476 के पीछे, ये क्वेश्चन है जो बनते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे पेज नंबर आगे। एथिक्स हमने पढ़ लिया बच्चे। अब उसके बाद पेज नंबर, इसी में पेज नंबर 476 में अगला टॉपिक एक आता है टॉट। बच्चे इससे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, टॉट क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट। टॉट क्या होता है बच्चे? कोई भी गलत एक्शन, रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट, टॉट। बच्चे जो टॉट होता है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। टॉट मतलब कोई भी चीज गलत करना बच्चे, उसको दो तरीके से हो सकता है। या तो वो जो भी नर्सिंग ऑफिसर है वो जानबूझ के वो चीज गलत कर रही है, दैट इज इंटेंशनल टॉट, दैट इज इंटेंशनल टॉट, ठीक है, इंटेंशनल टॉट। और बच्चे वो अनजाने में उस चीज को गलत कर दे रही है, दैट इज अनइंटेंशनल टॉट, अनइंटेंशनल टॉट। बच्चे जानबूझ के गलत कर रही है, उसमें पहला आता है असॉल्ट। असॉल्ट ये बहुत बार पूछा गया है, नीचे पीछे टारगेट है में क्वेश्चन भी आएगा। असॉल्ट मतलब क्या होता है? असॉल्ट मतलब बच्चे धमकी देना, वर्बल थ्रेट देना। इस तरीके से आप अपने नोट्स की कॉपी बनाएंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। असॉल्ट मतलब वर्बल थ्रेट देना। नर्सिंग ऑफिसर उसे क्या बोलेगा? चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाओ, वरना मैं अभी आके इंजेक्शन लगा दूंगी। आप क्या कर रहे हो? उसको धमकी दे रहे हो, वर्बली धमकी दे रहे हो। उस टर्म को बच्चे बोलते हैं असॉल्ट, उस टर्म को बोलते हैं असॉल्ट। दूसरा होता है बच्चे बैटरी। बैटरी बैटरी क्या होता है? अनइंटेंशनल टचिंग बच्चे, इंटेंशनल टचिंग हो गए। बैटरी क्या होता है? इंटेंशनल टचिंग। आप क्या कर रहे हो? पेशेंट को पकड़ रहे हो, वो आपने उसे कहा चुपचाप बेड में बैठ जाओ वरना मैं इंजेक्शन लगा दूंगी, तो वर्बल थ्रेट, वर्बल धमकी दे रहा हो, असॉल्ट। बच्चे वो नहीं बैठा, आपने उसे पकड़ के जबरदस्ती बेड पे बैठा दिया, जबरदस्ती उसके हाथ पांव बांध दिए, दैट इज बैटरी। इंटेंशनल टचिंग, इंटेंशनली आप उसको टच करके क्या करो? पेशेंट नहीं चाहता है, डॉक्टर ने नहीं कहा है कि उस पेशेंट को रेस्टिंग किया जाए, बांधा जाए, फिर भी आप पकड़ के जबरदस्ती उसको कर रहे हो, इंटेंशनल टचिंग, ठीक है। इंटेंशनल टच करके दैट इज बैटरी। वर्बली बोला जा रहा है तो असॉल्ट, ठीक है। अगला है बच्चे, अगला इसमें आपका आता है
मैं देख लेता हूँ। अगला इसमें आता है बच्चे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी वही है बच्चे, कोई अनमैरिड लड़की है, उसके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अब आप ये बात लिफ्ट में जाते जाते सबको बता रहे हो, अच्छा पता है हमारे वार्ड में एक लड़की है, वो अनमैरिड है, उसका इस तरीके से पॉजिटिव आ गया है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप पूरे मोहल्ले में बताते फिर रहे हो, उन आंटी का तो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उन आंटी का तो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी में, तो बच्चे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के अंदर आता है। इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, जो पेशेंट की प्राइवेसी या फिर कोई केयर उसको दी जा रही है, लंबा पंचर किया जा रहा है, तो उस समय पे जो प्राइवेसी है वो आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है बच्चे, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी आती है। या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें बॉडी पार्ट क्या हो रही है, ईसीजी कर रहे हैं किसी फीमेल का, एक्सपोज हो रहा है अपर पार्ट, तो आपको बच्चे प्राइवेसी रखनी है, दैट इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। अगला है बच्चे डिफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। अगर आपसे पूछा जाए फॉल्स इम्प्रिजमेंट, बच्चे किसी को जबरदस्ती कैद करके रखना, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, उसके बाद भी उसको घर नहीं भेज रहे, या फिर पेशेंट क्योंकि तुम्हारे साथ बहस कर रहा है तुमने उसको पकड़ के बांध दिया, बच्चे फॉल्स इम्प्रिजमेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी बच्चे किसी को डिफेम करना। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में बुरा बोलना कि आपको पता है ये तो ऐसी है वैसी है, इस तरीके की बातें बच्चे किस तरीके से किसी को डिफेम करना बोले तो डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ अदर, डैमेजिंग रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो आप, ऑफ अदर्स, किसी दूसरे की रेपुटेशन को आप डैमेज कर रहे हो। बच्चे दो तरीके से हो सकता है, आगे टारगेट टाइम में जाके सबके क्वेश्चन है ये, कोई वर्बली धमकी दे रही है क्या बोलते हैं, कोई छू के इंटेंशनल टच कर रहा है क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चे। किसी के रेपुटेशन को अगर कोई वो कह रहा है कि किसी की रेपुटेशन खराब करी जा रही है, डिफेम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं डिफेमेशन। बच्चे ये दो तरीके क्या होता है, एक होता है लेबल, एक होता है सिलेंडर, एक होता है लेबल और एक होता है सिलेंडर, बच्चे ठीक है। अब मान लो लेबल और सिलेंडर के बारे में क्या है, उत्तराखंड में बर्फ पड़ी हुई है, आपके जो सुपरवाइजर है बच्चे, ये टारगेट है में क्वेश्चन है कि सुपरवाइजर क्या हुआ है, उसने मान लो कि वो कहीं किसी बर्फ वाली एरिया में गया आजकल क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है, और इस तरीके से एक खड़े होकर फोटो खिंचवा ली उन्होंने, ठीक है, आपके सुपरवाइजर ने आपके इंचार्ज में। अब जैसे ही उन्होंने वो फेसबुक पे पोस्ट करी, आपने नीचे कमेंट में लिख दिया कि सर काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, 2 घंटे लेट आते हो, 2 घंटे पहले चले जाते हो, काम आपका कुछ है नहीं, फोटो जरूर खिंचवा लो ऐसे खड़े होकर। तो बच्चों ये जो आपने लिख के उनको डिफेम किया, उनकी रेपुटेशन जो आपने लिख के खराब करी, ली यानी लिख के खराब करी आपने उनकी रेपुटेशन बची है, उसको बोलते हैं, मतलब रिटर्न फॉर्म में अगर आपने रिटर्न में किसी का डिफेमेशन किया है उसे बोलते हैं लेबल, रिटर्न फॉर्म में। डिफेमेशन बाय रिटर्न वर्ड, डिफेम कर रहे हैं, डिफेमेशन बाय रिटर्न वर्ड्स, लिखे हुए शब्दों में किसी को डिफेम किया। सिलेंडर, डिफेमेशन बाय स्पोकन वर्ड्स, बोल के किसी के बारे में, आपने फेसबुक पे कमेंट्स तो नहीं लिखा, पर फेसबुक में फोटो देख के आपके बगल में जो स्टाफ बैठा है उसको कहा कि अच्छा ये देखो इंचार्ज को जरा यहाँ पर आराम से घूम रहे हैं, हम यहाँ पर 6-6 घंटा 8-8 घंटा आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं और ये वहाँ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो बच्चा आपने क्या किया, अपने साथ वाले से बात करी, स्पोकन वर्ड्स में आपने उनको डिफेम किया, दैट इज सिलेंडर। अब बच्चे ये क्वेश्चन वहाँ पर टारगेट टाइम में पूछेगा कि अगर आपने रिटर्न फॉर्म में किसी को डिफेम किया तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर आपने रिटर्न फॉर्म में किसी पर्सन को डिफेम किया तो उस वर्ड को बोलते हैं लेबल, और अगर आपने स्पोकन वर्ड्स में किसी को डिफेम किया सिलेंडर, बच्चे ठीक है। तो ये आते हैं इंटेंशनल टॉट। इंटेंशनल टॉट यानी क्या किया है, जानबूझ के क्या गया है, जानबूझ के उसको धमकी दी गई है, मतलब कॉन्शियस तरीके से, अनजाने में नहीं, जाने में मतलब जान के उसको धमकी दी गई, उसको पकड़ा गया, उसके बारे में लोगों को बताया गया, या फिर वो जब एक्सपोज हो रही थी तो उसको प्राइवेसी नहीं दी गई, उसको बांधा गया या रखा गया, उसको डिफेम किया गया, चाहे वो डिफेम लिख के हो चाहे वो डिफेम बोल के हो। बच्चे अब देखो, अब आता है अनइंटेंशनल टॉट। अनइंटेंशनल यानी बच्चे गलती से, उसमें बच्चे 2 शब्द आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चे नेग्लिजेंस, इसमें लिखा हुआ है पेज में, ठीक है, इसमें एक होता है बच्चे नेग्लिजेंस और एक होता है बच्चे माल प्रैक्टिस, एक होता है बच्चे नेग्लिजेंस और एक होता है माल प्रैक्टिस। आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं अनइंटेंशनल टॉट को फिर से बताने जा रहा हूँ। बच्चे नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस का बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे। देखो मान लो कि आपने 1-2 पेशेंट है, मैं इसको अलग पेज में समझाता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे याद रख लेना। इंटेंशनल टॉट जानबूझ के किए गए, ये सारे अनइंटेंशनल यानी अनजाने में ये हो गए हैं उससे, ठीक है। आगे बता रहा हूँ नेग्लिजेंस और डिफेमेशन को। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनइंटेंशनल टॉट, जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे देखो अनइंटेंशनल टॉट,
अनइंटेंशनल अनइंटेंशनल टॉट। बच्चे अनइंटेंशनल टॉट में पहला है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस ये पेज नंबर बच्चे टारगेट आई सॉल्व करा रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पेज नंबर 477 में पहुंच गए हम। पेज नंबर 477 में लिखा हुआ है नेग्लिजेंस। और बच्चे दूसरा शब्द होता है माल प्रैक्टिस। वहां पर बच्चे थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसीलिए बच्चे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे देखो नेग्लिजेंस क्या है, यहाँ पर 3 पेशेंट है, ठीक है। आपको ही पता, आपने इसका टेम्परेचर लिया, इसका टेम्परेचर लेने के बाद आपने क्या करना चाहिए था, जो थर्मामीटर है उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। डिसइंफेक्ट करने के बाद फिर दूसरे पे यूज करना चाहिए था, फिर उसके बाद डिसइंफेक्ट करना चाहिए था, फिर तीसरे पे यूज करना चाहिए था, ठीक है। कायदे से यही करना चाहिए था। लेकिन उस जो स्टाफ था उसके पास 18 पेशेंट थे। अब अगर वो 3-3 मिनट या 2-2 मिनट डिसइंफेक्ट करती तो बहुत टाइम लग जाता। तो उसने क्या किया, इस पे यूज किया, उसके बाद डायरेक्टली इस पे यूज किया थर्मामीटर, उसके बाद डायरेक्टली इसके टेम्परेचर लिया, ठीक है। सबका टेम्परेचर लिया लेकिन डिसइंफेक्ट नहीं किया। तो बच्चे वो उसने जानबूझ के डिसइंफेक्ट नहीं किया, उसके पास वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो उसने क्या किया, उस चीज को फॉलो नहीं कर पाए, उस चीज को फॉलो करना वो भूल गई। बच्चे ये कहलाता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस। और माल प्रैक्टिस क्या है, अगर किसी ने फॉलो किया तो है, उसके पास भी 3 पेशेंट थे, उसने इसका टेम्परेचर लिया, उसके बाद उसने इसको डिसइंफेक्ट किया। मान लो डिसइंफेक्ट 3 मिनट तक करने चाहिए था, उसने इसको डिसइंफेक्ट किया लेकिन सिर्फ 1 मिनट तक किया। उसके बाद फिर उसने डिसइंफेक्ट किया इस पेशेंट का लेने के बाद, फिर 1 मिनट तक किया। बच्चे वो फॉलो तो कर रही है लेकिन गलत फॉलो कर रही है, उसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे, नेग्लिजेंस में वो किसी चीज को कर ही नहीं रहा है। जैसे माल प्रैक्टिस का एग्जांपल क्या है बच्चे, आप किसी को 5 ml IM देने गए, बच्चे 5 ml किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, तो ये माल प्रैक्टिस ज्यादातर कौन करता है, जो नए नए बच्चे होते हैं, न्यू कमर्स, जिनकी अभी अभी जॉब लगी होती है। उनको नहीं पता है कि 5 ml मान लो ग्लूटियस में देते हैं, उन्होंने 5 ml डेल्टॉइड में दे दिया, किया तो सही लेकिन उस काम को क्या किया, गलत किया, माल प्रैक्टिस। बच्चे इसको कहते हैं नोइंग द राइट थिंग बट डूइंग इट इम्प्रॉपर इनकरेक्टली। नोइंग द राइट थिंग, नोइंग द राइट थिंग, सही चीज जानना, बट डूइंग इट करेक्टली, बट डूइंग इट इनकरेक्टली, किसी चीज को गलत करना। जैसे कि डोज कैलकुलेशन, उसको पता है कि डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये होता है, फिर भी वो सही डोज कैलकुलेट करके पेशेंट को नहीं दे पा रहा है, वो माल प्रैक्टिस है, ठीक है बच्चे। और नेग्लिजेंस क्या है, नोइंग द राइट थिंग बट फेल्स टू डू इट। नोइंग द राइट थिंग, उसे सही सही चीज पता है, नोइंग द राइट थिंग बट फेल टू डू इट, फेल टू डू इट, बस उस काम को वो नहीं कर पा रहा है। बच्चे उसको पता था कि डिसइंफेक्ट करते हैं पर नहीं कर पा रहा है। बच्चे नेग्लिजेंस क्यों होता है, ओवरलोड की वजह से हो सकता है। बच्चे बहुत ज्यादा काम है उसके पास, इतना ज्यादा काम है कि उसके पास नहीं है टाइम। उसको पता था कि अपने शिफ्ट में एक एक बार क्या लेते हैं। बच्चे देखो एक एग्जांपल देखो, नेग्लिजेंस मतलब पता है कि क्या होना चाहिए लेकिन वो उस चीज को कर नहीं पाती है, ठीक है। माल प्रैक्टिस पता है कि क्या होना चाहिए लेकिन वो उस काम को गलत कर रहा है, माल प्रैक्टिस। गलत करना माल प्रैक्टिस है, नए लोग करते हैं। माल प्रैक्टिस कौन करता है, जो अभी अभी एम्स में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसको नहीं पता कि किस तरीके से करते हैं माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस नहीं कर रहे हैं ओवरलोड की वजह से। जैसे मान लो कि आपको पता है कि आपकी शिफ्ट में 1 बार या 2 बार बीपी चेक होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास इतने सारे पेशेंट थे, आप डिस्चार्ज बना रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप बीपी लेना भूल गए। आपको पता है कि क्या होना चाहिए, बीपी लेना चाहिए, लेकिन आप बीपी लेना भूल गए, नेग्लिजेंस। अब ये जो न्यू कमर है, इसने बीपी तो लिया अपने पेशेंट का, लेकिन उसको मैनुअली बीपी लेना नहीं आया और उसने वो जो बीपी की रीडिंग है वो गलत ली। उसने वो जो बीपी की मैनुअल रीडिंग है उसने वो गलत ली, तो वो होती है माल प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्वेश्चन वो पीछे टारगेट हाई में पूछेगा कि एक पेशेंट गया, उसने क्या किया, मेडिकेशन का डोज बनाया और वो डोज गलत दे दी, डोज गलत दे दी, दैट इज माल प्रैक्टिस, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। बीपी के एग्जाम से समझ में आया, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस के बीच में बच्चे बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सही चीज का पता होना लेकिन उसको करना ही नहीं, अनइंटेंशनली। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं कर रही, उसके पास इतना सारा काम आ गया था कि वो बीपी ले ही नहीं पाई, वो कभी ये कर रही है कभी वो कर रही है, ऐसा नहीं वो बैठी हुई है, नहीं, वो बहुत ज्यादा बिजी थी, बहुत ज्यादा ओवरलोड था, उसकी वजह से वो बीपी ले ही नहीं पाई, दैट इज नेग्लिजेंस, ठीक है। और बीपी लिया तो सही लेकिन गलत लिया, माल प्रैक्टिस, ठीक है बच्चे। ये दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा बच्चे। 477 में ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने पढ़ दिया है, ठीक है। हमने पेज नंबर 477 में पढ़ दिया। तो बच्चे हमने पढ़ दिया अभी तक, हमने पेज नंबर उसमें हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पढ़ दिया, हिस्ट्री पढ़ दिया। उसके बाद हमने एथिक्स बच्चे पढ़ दिया, उसको याद कर लेना, उसको लिख लेना उसके सामने, है ना, नोट्स बना बना के। और बच्चे उसके बाद हमने टॉट पढ़ दिया। टॉट में भी 2 पढ़े हमने, इंटेंशनली जानबूझ के करने वाले, असॉल्ट बैटरी वगैरह, अनइंटेंशनली यानी अनजाने में जो उससे हो गए, जिसके अंदर सिर्फ 2 आते हैं, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। बच्चे इससे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है बच्चे। उसके बाद प्रोफेशनल वैल्यू एक टॉपिक है,
उसके बाद एक टॉपिक है प्रोफेशनल वैल्यू, पेज नंबर 77 में एक टॉपिक है प्रोफेशनल वैल्यू लिखा हुआ है, टारगेट हाई 6th एडिशन प्रोफेशनल वैल्यू। उसमें बच्चे एक टर्म है एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म एक हेडिंग है बच्चे, इसका नाम, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि टारगेट हाई में पीछे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एल्ट्रुइज्म क्या है? सेल्फलेस केयर ऑफ पेशेंट। बच्चे एल्ट्रुइज्म का उसने क्या कहा गया है? सेल्फलेस कंसर्न ऑफ अ नर्स फॉर द वेलबींग ऑफ पेशेंट, सेल्फलेस कंसर्न ऑफ अ नर्स फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए कैसा एटीट्यूड? सेल्फलेस एटीट्यूड बच्चे, ठीक है, सेल्फलेस। कोविड इसका एक एग्जांपल है, खुद की परवाह ना करते हुए पेशेंट की क्या करनी है आपको, उसके वेलबींग, उसकी रिकवरी के लिए काम करना है या केयर देनी, दैट इज सेल्फलेस एटीट्यूड बच्चे, उस टर्म को बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। पीछे टारगेट हाई में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बच्चों, पीछे टारगेट हाई में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है? सेल्फलेस कंसर्न, ठीक है, ये यहाँ से याद रखिएगा। प्रोफेशनल वैल्यू में इसके अलावा याद करने लायक कुछ भी नहीं है। तो बच्चे अभी तक हम टारगेट हाई के जो थ्योरी है उससे क्या क्या निकाल के ला चुके हैं। टॉट के बाद हमने प्रोफेशनल वैल्यूज में एक वर्ड देख लिया बच्चे। अब एक मैं आपको एग्जांपल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चे, नोट करके लिख लेना। अगर मान लो किसी की सर्जरी होनी है और उस सर्जरी से पहले क्या लिया जा रहा है? उससे कंसेंट लिया जा रहा है। सर्जरी से पहले जैसे किसी का भी ऑपरेशन होता है तो उससे कंसेंट लिया जाता है कि हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें साइन कीजिए। तो बच्चे उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसको क्या बोलते हैं? आप लिख सकते हो इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड, पेशेंट की एनजी ट्यूब डाल रहे हो उससे पहले उससे कंसेंट ले लो, दैट इज बच्चे इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है वो, अगर कभी भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर जो पेशेंट कोमा है, कोमा में पेशेंट चले गया है, इमरजेंसी में पेशेंट है बच्चे, उसकी अगर सर्जरी कर रहे हो तो आप कंसर्न ले सकते हो उससे? नहीं ले सकते बच्चे, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है बच्चे। जब भी एक्सीडेंट के केसेस आते हैं हमें नहीं पता चलता इनके रिलेटिव कौन है क्या है, बस पेशेंट क्या होता है मरने वाली हालत में होता है बच्चे, उस समय पे हम उसकी सर्जरी करते हैं बिना कंसेंट लिए। उस कंसेंट को बच्चे क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कंसेंट। बच्चे ये क्वेश्चन पूछेगा वो एम्स में, इम्प्लाइड कंसेंट बच्चे ये लिख लीजिए नोट्स में। वो पूछेगा एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसकी सर्जरी करी, उस कंसेंट को क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कंसेंट बच्चे, इम्प्लाइड कंसेंट। उस समय कंसेंट कौन सा आता है? इम्प्लाइड कंसेंट, ठीक है। आप उस पेशेंट की सर्जरी करिए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे इसमें एक ये भी लिखा हुआ है गुड सैमरिटियन लॉ, इसको भी ध्यान रख लीजिए। एक वर्ड लिखा हुआ है गुड सैमरिटियन लॉ, लिखा हुआ है बच्चे, देख लो बुक में। गुड सैमरिटियन लॉ क्या है ये सिर्फ मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना। कभी भी किसी इमरजेंसी की कंडीशन में आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट लेटा हुआ है, आपने क्या जाके आप क्योंकि आपने उसको जाके सीपीआर दिया, सीपीआर देने के बाद भी पेशेंट मर गया, उस समय पे बच्चे आपको कुछ नहीं होगा, आपको लीगली प्रोटेक्ट जो लॉ देता है वो गुड सैमरिटन लॉ देता है। इसमें लिखा हुआ बच्चे गुड सैमरिटन लॉ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ? लीगल प्रोटेक्शन टू द हेल्थ केयर हु रेंडर फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपने पेशेंट को फर्स्ट एड दिया हुआ है, उसके बाद भी पेशेंट की डेथ हो जाती है या कुछ भी लीगल एक्शन हो जाता है, तो बच्चे आप लीगली प्रोटेक्टेड रहोगे। यह है गुड सैमरिटन लॉ, पेज नंबर 477 में लिखा हुआ है बच्चे, गुड सैमरिटन लॉ, ठीक है। तो बच्चे ये भी पेज नंबर 477 से क्वेश्चन बनता है। तो अभी तक हम कितना डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला बच्चे टाइप ऑफ डिस्चार्ज, टाइप ऑफ डिस्चार्ज है अगला टॉपिक, पेज नंबर 477 में ही है। यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ डिस्चार्ज में इतना कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सुपरफिशियली पता होना चाहिए। एडमिशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। डिस्चार्ज में बच्चे एक होता है लामा, लामा की फुल फॉर्म कई बार वो पूछ लेता है। लामा की फुल फॉर्म होती है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बच्चे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस यानी पेशेंट भाग जाता है, ठीक है। मान लो हीरो आया, महुआ फिल्म का हीरो आया, उसको गोली लगी हुई है, उसको विलन को मारना ही मारना है। जैसे ही उसने देखा कि कोई भी वार्ड में नहीं है, उसने खिड़की खोली और भाग गया। हालांकि उसे गोली लगी हुई थी, उसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, मेडिकल एडवाइस नहीं है कि उसे घर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? भाग जाता है बच्चे, दैट इज लामा, ठीक है। उसने क्या किया? खिड़की खोली, भाग गया, लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बच्चे दूसरा होता है डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बच्चे अब वो तो महुआ फिल्म का हीरो था, वो 3rd फ्लोर से कूद सकता था खिड़की खोल के, लेकिन अपने बॉलीवुड के जो हीरो है वो बच्चे 3rd फ्लोर से नहीं कूद सकते। तो वो क्या करते हैं? वो जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि मेरे को अभी के अभी डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, मेडिकली नहीं, आपको हम एडवाइस कर सकते हो। वो बोलता है नहीं, मुझे अभी की अभी डिस्चार्ज चाहिए। तो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो अपना डिस्चार्ज बना के जाता है। मेडिकल एडवाइस उसको नहीं है, उसके अलावा भी डिस्चार्ज बना के जा रहा है, भागा नहीं है उसकी तरह, वो क्या कर रहा है? डिस्चार्ज बना के जा रहा है, दैट इज डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है बच्चे।
तीसरा, इसके जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसका ना लामा लिख के, फुल फॉर्म लिख के उसके आगे लिख लीजिएगा कहीं से डेफिनेशन ढूंढ के, ठीक है, या फिर मैं जो रिटर्न नोट्स दूंगा उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला बच्चा DOPR, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। बच्चे इसमें क्या कर रहा है, DOPR मतलब डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे डिस्चार्ज कर दो, इसको भी मेडिकली एडवाइस नहीं है, मेडिकली इसको भी मना है, मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंगली इसको भी मना है, पर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको पूछ के ही अपना डिस्चार्ज ले लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को, जो डॉक्टर इनको देख रहे हैं कि प्लीज मुझे डिस्चार्ज दे दो, इनको भी अभी मेडिकली एडवाइस नहीं है डिस्चार्ज, लेकिन ये रिक्वेस्ट करके डिस्चार्ज लेता है, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। वो बोलता है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को मुझे जाना है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑन अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बोले तो बोल के कि मेरे को डिस्चार्ज चाहिए ही चाहिए, अपने को जाना है। लामा बोले तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, भाग जाएगा, कभी भी कोई पेशेंट भाग जाता है उसको बच्चे लामा डिस्चार्ज बनाते हैं हम लोग हॉस्पिटल में। ये 3 वर्ड याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। पेज नंबर 477 तक इतने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं बच्चे, ठीक है, सारे लिखते जाइए, सबके आगे उनके वो लिखते जाइए, ठीक है।